अच्छा बच्चों, हम थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस कर रहे थे। अब हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे जनरल प्रोसेस या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एडेप्टिव प्रोसेस तक हम पूरा कर चुके थे ना। तो देखिए, जनरल प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जनरल और पॉलीट्रॉपिक, देखिए क्या होने वाला है। जनरल और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ स्टेट बना देंगे कि जिससे किसी प्रोसेस को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे पी वी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने क्या किया है ना। अब इसमें देखिए, ये एन जो है ना, ये अलग अलग लेकर के हम सारे प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने एन इक्वल टू 0 लिया तो आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अगर आपने एन इक्वल टू इंफिनिटी लिया तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अगर आपने एन इक्वल टू 1 लिया तो आपका पीवी कांस्टेंट हो गया। अगर आपने एन इक्वल टू गामा लिया तो आपका पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट हो गया। आप समझ लिया। नेचुरल है, आइसोबारिक हो गया, आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मिक हो गया, एडेप्टिव हो गया, सब कुछ डिफाइन हो गया। चलिए, ये सब तो बात हो गई। अब मैं आपसे बात करूंगा। देखो, अभी तक हमने जो मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन की थी ना, वो दो तरह की थी, सीवी एंड सीपी। सीवी को हमने कहा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी को हमने कहा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर जनरल प्रोसेस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, बस इतना ही लिख दो। अब मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। हर प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। तो मैं अब इस मोलर स्पेसिफिक हीट को जो है ना डिसाइड करने जा रहा हूँ। देखिए क्या करते हैं हम। देखिए, डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा क्यू बराबर हम लिखेंगे एन सी डी टी। तो इस मोलर स्पेसिफिक हीट में हीट तो होगी, नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट टी टी भी होगा। तो मैं मोलर स्पेसिफिक हीट को बोलूंगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डी टी। आप थोड़ा बात को पकड़ने की कोशिश करिए। अब डेल्टा क्यू को मैं क्या बोलूंगा, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। चेक करो। अब देखो, डी यू बराबर एन सी वी डी टी, तो मैं लिखूंगा डी यू को एन सी वी डी टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या लिखूंगा, पी डी वी, और अपॉन नीचे एन डी टी तो रहेगा। कुल मिलाकर के जो ये कैपिटल सी है, ये हमारा हो गया है सी वी प्लस पी डी वी अपॉन एन डी टी। अब इसे हम आर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए कैसे करते हैं हम आर के टर्म में चेंज। ये आपका जो है ना मोलर है ना, एन इक्वल टू मोल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे ये एन रख दिया हमने, ये भी एन रख दिया। तो दोनों एन के अंदर कंफ्यूजन को हम थोड़ा डिफरेंट करें, है ना। इसको तो एन ही रहने देते हैं, इसको आप एक्स कर सकते हो, है ना। दो मैं अलग कलर से कर देता हूँ इसको एक्स, है ना। ये जो हमने एन लिखा ना, इसको मैं एक्स बना रहा हूँ जिससे कि डिफरेंशिएट किया जा सके ना। दिस इज एक्स, एक्स 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 एक्स। हाँ, आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करेंगे, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे आर के टर्म में। आर के टर्म में मैं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं दो स्टेप्स लूंगा। आपको ये वाली चीज याद रखनी है। सी भी हमारे पास आ गया, ये वाली चीज को जो है ना हमें कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर प्रोसेस में आपको करना पड़ेगा। तो आपको हर प्रोसेस में ऐसा ही करना है। सबसे पहले तो आप फंडामेंटल अपना जो प्रोसेस है वो लीजिए, पी वी एक्स रेश इक्वल टू सी। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो पी एक्स वी रेज टू पावर एक्स माइनस वन डी प्लस एक्स वी रेज टू पावर एक्स माइनस वन डी प्लस, अब आप ऐसा करिए, इसको लिख दीजिए वी रेज टू पावर एक्स डी और फिर इसको जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। अब आप जब इसको देखेंगे ना तो पता है क्या आएगा आपके पास। आपके पास में यहाँ से थोड़ा
थोड़ा आप इसको करेक्शन करें तो देखो उसको उधर ले जाओ एक बार जरा, तो उधर v बचेगा, है ना। तो मैं कहूँगा कि पी डी वी इट इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन एक्स। चेक कर लो, पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन एक्स, ये बचेगा आपके पास, राइट। ये तो आपका एक हो गया। अब हम पी वी इक्वल टू एन आर टी, आपकी मोलर इक्वेशन देंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस पी वी इक्वल टू एन आर टी को जब मैं डिफाइन करूंगा, देखो क्या करने वाला हूं, पी डी वी प्लस वी डी पी इट इज इक्वल टू आएगा एन आर डी टी। हाँ जी, पी डी वी प्लस वी डी पी। एक बार हमने v को डिफरेंशिएट किया, एक बार हमने p को डिफरेंशिएट किया। अब आप यहां से p dv की वैल्यू निकाल दें, या आप ऐसा करिए कि यहां से v dp की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे p dv के टर्म में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लो v dp इक्वल टू माइनस x p dv, ठीक है जी, लिख दिया। अब आप इसको यहाँ लिख दीजिए, तो p dv प्लस नहीं माइनस एक्स पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी। चेक करो, ठीक है जी। अब आप पी डी वी को यहां से उठा के बाहर रख दो बस। पी डी वी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, एन आर डी टी अपॉन वन माइनस एक्स आ रहा है साहब। बस इसको अब आप उठा करके यहाँ रखिए चुपचाप। देखो क्या रखा हूँ, दिस थिंग आई एम पुटिंग हियर, कैपिटल C इक्वल टू सी वी प्लस। देखिए पी डी वी को मैं वो लिखूंगा, आपका n कैंसिल हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जिंदा r, ये वाली चीज जिंदा बचेगी। ये लो जी, बस दिस इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट। अब आप इसके स्टेप्स पकड़ लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक समरी बना देता हूँ, हाउ टू गेट मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। देखिए अगर आप यहां से पकड़ते हैं तब तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कभी गलत गड़बड़ होने का संभावना ही नहीं है। यहां से पकड़ते हैं तो बात ही बहुत अलग हो गई, लेकिन अगर आप यहां से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप सही जाएंगे, कहीं गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो है ना, इस चीज को आपको करना है, ये वाला तो फॉर्मूला आपका रहेगा ही रहेगा, यानी ये फंडामेंटल फॉर्मूला तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। CV प्लस PdV अपॉन NdT। अब आप कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट ये ले ले, तो अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो आप ले सकते हो आपका काम। अच्छा नहीं दे रखी है तो आप कन्वर्ट करके भी काम में ले सकते हो। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे दी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, सपोज इक्वेशन देने वाला तो मर्जी है ना उसकी, इक्वेशन आपको टेम्परेचर वॉल्यूम में दे दी, अब आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो पी में, पी वी इक्वल टू एनआरटी से, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो वो आपको प्रेशर और टेम्परेचर में दे देते तो आप टेम्परेचर को हटा सकते हो वॉल्यूम के टर्म में, वो आपकी अपनी है कि आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है ना थोड़ा सा समस्या हो जाती है, तो इसके लिए आपको दो स्टेप्स कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट नंबर वन, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि प्रोसेस की कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट तो होगी, कुछ भी देंगे वो आपको, वो देंगे जरूर, क्वेश्चन वाला जरूर देगा। तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये आपको निकल दिया नंबर वन। नंबर टू आप क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी को डिफरेंशिएट करें, है ना। डिफरेंशिएट पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके आप पीडीवी निकाल के ले आइए। जैसे ही आपने पीडीवी निकाल के ले आए, आपका काम हो गया बस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में जो है ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बाद में हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करेंगे, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कुछ ये प्रोसेस है, मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग प्रेशर प्रोसेस, आप अपने फॉर्मूला चार्ट को देखिए, ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे
मिक्सचर ऑफ गैसेज, बहुत सारी बातें करेंगे मिक्सचर के बारे में, क्योंकि ये है बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग ढंग से आ जाते हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज की बातें मैं करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मोलर मास, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास। ये जो एवरेज मोलर मास होता है ना, इसको पता है हम क्या लिखेंगे? इसको हम कैपिटल एम एवरेज लिखेंगे। जैसे मान लो गैस जो है 2-4 गैस मिल जाए, तो हम तो 2-4 गैस तो नहीं मिलाते हैं, हम तो 2 गैस मिला लेते हैं। फिर आपको 3 करनी हो 3 कर लेना, 4 करनी हो 4 कर लेना, है ना। देखो मान लो पहली गैस का मोल N1 है, उसका मास, उसका मोलर मास M1 है ना। जैसे सपोज आपके 1 मोल नाइट्रोजन है और 1 मोल आर्गन है, तो नाइट्रोजन 28, आर्गन 20 अपॉन जो भी है ना। तो ये अब आपके N1 प्लस N2 आएगा। इसी तरीके से हम एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं, एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल है। पहली गैस की डेंसिटी उसका वॉल्यूम, दूसरी गैस की डेंसिटी उसका वॉल्यूम, V1 प्लस V2, एवरेज डेंसिटी हो गई, है ना। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एवरेज CV, CV एवरेज, एक मिनट, CV एवरेज, है ना। तो आप देखो CV एवरेज जो है ना वो ये आएगा, CV एवरेज, CV एवरेज आएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आया CP एवरेज। CP एवरेज को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्या करो, प्लस R, मेयर्स लॉ से क्या करो CP एवरेज हमेशा। CV एवरेज निकालो, फिर CP एवरेज निकालो, करेक्ट। तो ये आपका मेयर्स रूल है, लॉ से आ जाएगा। वैसे आपका उससे भी आ जाएगा जो आता है गामा मिक्सचर जो आप करेंगे ना, गामा एवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गामा एवरेज ये हमेशा आप CP एवरेज अपॉन CV एवरेज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, CP एवरेज अपॉन CV एवरेज, है ना। आप कभी भी गामा एवरेज को ये वाली करने की कोशिश मत कर लेना। ये मैं थोड़ा रेड पेन से रखता हूँ और फिर काट लूँगा इसको, है ना। ये मत कर दीजिएगा कभी भी प्लीज। N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ देखा है, तो ये कभी हाँ, ठीक है। तो कई बार बुक्स में देखा हुआ है तो मुझे बड़ा गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब हमारे यहाँ तो क्या बुक तो ऐसे ही लिख दी जाती है, कहीं भी कोई लिख देता है। चलिए जी, ये हुआ। अब आप T एवरेज की बात कर लीजिए, एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे। अब एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो हम पता है क्या करेंगे, इसमें वो लेंगे इंटरनल एनर्जी टोटल और फिर टोटल MCV का कम वो लेंगे। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, टी एवरेज को मैं लिख रहा हूँ N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2, ये आ जाएगा टी एवरेज, ठीक है ना। आपके पास में टी एवरेज आ गया, बस। तो ये मिक्सर की सारी बातें पूरी हो गई। अब मैं कुछ स्पेशल प्रोसेसेस की बातें करूंगा, है ना। तो ये मिक्सर की बात कंप्लीट हो गई। आई विल डिस्कस फ्यू प्रोसेसेस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस जो है ना, देखो आपका फॉर्मूला चार्ट देखिए आप, मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस की जब मैं बात करता हूं तो देखिए क्या हो जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है ना, जनरली हमारे बर्तन के अंदर बर्फ रहती है, गर्म करते हैं पानी बनता है। अभी जब बर्फ रहती है, गर्म करते हैं पानी बनता है, तो क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें देखिए आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है जी मेल्टिंग प्रोसेस में। हाँ जी, जब बर्फ पिघलती है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर हमेशा पिघलते टाइम बर्फ का,
और ये आपका वॉल्यूम भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं लगाना चाहते हैं, आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, जरा सा चेंज तो होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। तो आपका जो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप लिखिए du is not zero, du is not zero, दो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तब भी du जीरो नहीं है। हाँ, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी बदल रही है साहब, ये प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन du जीरो नहीं है, du जीरो नहीं है, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है साहब, मॉलिक्यूल घूमने लग गए यार, इधर उधर भागने लग गए, पहले तो आइस में तो फिक्स थे, अब तो इधर उधर दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है ना। इसमें आप ये कह सकते हो कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो बोल सकते हो आप, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई एक्सटर्नल वर्क हो नहीं रहा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो बोल सकते हो आप। इसमें डेल्टा क्यू बराबर डी यू बराबर एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हो आप इसमें, ये आपका मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब हम जरा बॉइलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस जो है ना अलग होता है, एकदम अलग। इसमें क्या होता है बॉइलिंग प्रोसेस में, बॉइलिंग प्रोसेस देखिए जी, बॉइलिंग प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बिल्कुल, प्रेशर भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही माना जाता है, राइट। वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम तो एक्सट्रीम चेंज आता है साहब, बहुत बड़ा चेंज आता है वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर तो बहुत बड़ा चेंज आता है ना, बहुत बड़ा चेंज आता है वॉल्यूम के अंदर, राइट। तो आपका डेल्टा डब्ल्यू निश्चित ही जीरो नहीं होगा यहाँ पर, डी यू निश्चित ही जीरो नहीं होगा, पक्का पक्का जीरो नहीं होगा, नीदर डी यू जीरो नॉट डेल्टा डब्ल्यू जीरो, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जो आपका डेल्टा क्यू आएगा वो आएगा डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू दोनों मिला करके एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपका क्या आया, डेल्टा डब्ल्यू आया, करेक्ट। तो ये आपकी जो है ना इसकी डेल्टा क्यू की बात हो गई। डी यू तो आप जानते हैं क्या होता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, ये सब चीजें हैं आपकी, करेक्ट। ये बॉइलिंग प्रोसेस की बात हुई, बॉइलिंग प्रोसेस की बात हुई। अब देखिए बॉइलिंग प्रोसेस के लिए मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ, एक दो बातें और बता देता हूँ। जैसे डेल्टा क्यू जो है ना, डेल्टा क्यू ये पानी की बात करता हूँ, वाटर, वाटर बॉइलिंग प्रोसेस है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में डेल्टा क्यू जो हो वो 540 कैलोरी होता है, करेक्ट। ये डेल्टा क्यू होता है। अगर मैं 1 ग्राम पानी की बात करूं, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होता है, 1 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना। और जो अपना ये 1 ग्राम जो स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब होता है, बिल्कुल 1 ग्राम का, बहुत ज्यादा होता है। अब अगर मैं इसके अंदर डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करूं तो डेल्टा डब्ल्यू होता है पी डी वी, पी आपका प्रेशर होता है 10 की पावर 5 पास्कल, है ना। डीवी आपका हो गया 1607 ये 1671 माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 10 की पावर -6 लिखिए आप, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब आप देखेंगे तो ये 167 जूल आया है। 167 जूल जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 4.18 से आप डिवाइड करिए तो 40 कैलोरी आ जाता है डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो आपको हमने पढ़ाया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो डेल्टा क्यू आपका था 540, डेल्टा डब्ल्यू है आपका 40, डी यू आपका होना चाहिए 500। तो आप देखिए डी यू बराबर आपका 500 कैलोरी हो गया, इसका मतलब इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है साहब।
देखिए मेल्टिंग में भी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी, उसमें भी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इंटरनल एनर्जी तो जीरो है ही नहीं, राइट। यहाँ पर जो है ना आपका डेल्टा डब्ल्यू जीरो था मेल्टिंग वाले प्रोसेस में, राइट। चलिए अब इसके बाद में हम थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बातें करें। साइक्लिक प्रोसेस की जो बात है ना वो हम वैसे कर चुके हैं पहले एक बार, लेकिन फिर भी चलो दोबारा कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो उसी स्टेट पर वापस आ जाता है, सेम स्टेट पर वापस आ जाता है। इसमें क्या होता है, ड्यू जीरो होता है साहब, साइक्लिक प्रोसेस में ड्यू जीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम आ जाएगा वापस, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं होगा साहब, डेल्टा डब्ल्यू विल नॉट बी जीरो, एंड डेल्टा क्यू जो है ना वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, एंड इट विल सर्टेनली नॉट जीरो, दोनों ही जीरो नहीं होंगे, ड्यू निश्चित रूप से जीरो होगा। ये आपका कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस की बात है। अब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे, दो तरह के फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे। देखो फ्री एक्सपेंशन, देखिए जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं ना तो फ्री का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिटैचमेंट, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आपने एक कंटेनर लिया और ये कंटेनर जो है ये ऐसा है कि इसमें पूरी तरह से एडियाबेटिक वॉल्स लगी हुई हैं, तो डेल्टा क्यू कितना है, जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो है, करेक्ट। और जब ये डेल्टा क्यू जीरो है तो अब मान लीजिए ये आपकी पूरी की पूरी वॉल है और ये यहाँ पे पैक है इसका, है ना? इसके अंदर ये बीच में जो है ना कोई पिस्टन विस्टन लगा हुआ है, कोई दीवार लगी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर आइडियल गैस बनी हुई है, ये पूरा वैक्यूम है। अब देखिए हीट ट्रांसफर जीरो है बिल्कुल। अब आपकी ये आइडियल गैस जो है ना, अगर मैं इस बीच के कैबिन को तोड़ दूं, ये वाली चीज तोड़ दूं, राइट, तो क्या होगा कि दिस आइडियल गैस विल गेट एक्सपेंड इन वैक्यूम। बेटा वैक्यूम में जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क कुछ भी नहीं होता, नो वर्क। आप ये मान के चलिए कि कोई भी जब वर्क होता है ना तो वो तब होता है जब कुछ पहले से हो। वैक्यूम में तो फ्री है ना, वैक्यूम में तो कुछ वर्क करने की सवाल ही नहीं, पूरा का पूरा मस्ती से चला जाएगा। डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो है। अब देखिए डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, तो डी यू को जीरो होना ही होना है। डी यू जब जीरो है तो डी टी जीरो होना है, डी टी जीरो है तो इसका मतलब टेम्परेचर जीरो होना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना है, बिल्कुल सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना है। इसका मतलब आइडियल गैस का जो फ्री एक्सपेंशन है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अगर आइडियल गैस है तो। लेकिन अगर इसमें फ्री एक्सपेंशन हो रियल गैस का तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। फ्री एक्सपेंशन रियल गैस का, देखिए आइडियल गैस में और रियल गैस में बड़ा सारा डिफरेंस है ना। रियल गैस पूरी तरह से आइडियल गैस की तरह बिहेवियर नहीं करती है, इसमें कुछ ना कुछ होता ही है। तो भले ही आपका डेल्टा क्यू जीरो होता हो, लेकिन इसमें लिटिल डी यू होता ही होता है, और डी यू जो होता है वो माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। और जब एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमेशा ही। एक्सपेंशन ऑफ द रियल गैस में टेम्परेचर जरूर डिक्रीज होता है, जरूर डिक्रीज होता है, राइट। तो ये सब बातें आपकी हो गई। अब देखिए हम जो है ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगी। और उसके बाद में जो है ना हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बात करेंगे, राइट। तो देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ दो तीन ऐसे केस जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं और बच्चा जो है फॉर्मूले याद करने के चक्कर में रह जाता है और फॉर्मूला बेस को क्वेश्चन होते नहीं है, वो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो हम उस पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप पर बात करता हूं मैं कि मेरे पास एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन अगर मास लेस है, पिस्टन का कोई मास वगैरह नहीं है, तो पता है इस पर प्रेशर कितना है, इस पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के बराबर है। अब आपको अगर वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है तो आप सीधे करेंगे पी नॉट डी वी,
है ना। अच्छा, अगर ये मान लो आपका x हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका a हो, तो पता है हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे P नॉट dv को बोलेंगे ADX। ये कब हुआ, जब आपके पिस्टन वेटलेस है। अच्छा, दूसरा केस, अगर मान लीजिए पिस्टन का मास होता है ना, इफ कैपिटल M इज मास ऑफ पिस्टन, मास ऑफ पिस्टन, ध्यान दीजिए एक एक चीज करके कर रहे हैं। अब जो P आएगा ना, अब जो P आएगा वो आएगा P नॉट प्लस mg अपॉन ए, ये आएगा। फॉर्मूला आपका W का वही रहेगा, वर्क वही आएगा आपका, क्या, P dv। P की जगह आप ये लिखेंगे और dv की जगह ADX लिख देंगे, है ना। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं एक बार यहाँ पे, इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन, P की जगह लिखेंगे P नॉट प्लस mg अपॉन a और dv की जगह क्या लिख देंगे ADX। अब आप लिमिट जो है ना x1 से x2 तक लगा सकते हो। हाँ जी, लिमिट तो आप यहाँ भी x1 से x2 तक की लगा सकते हो। तीसरा केस, कभी कभी क्या होता है कि सिलेंडर के ऊपर पिस्टन होता है और पिस्टन का अपना मास होता है ना। हाँ जी, मास होता है पिस्टन का अपना, और उसके ऊपर एक स्प्रिंग भी लगी रहती है, स्प्रिंग। हाँ जी, देखिए ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है। अब आपको जो है ना इसका वो निकालना है वर्क। तो अब देखिए क्या क्या होने वाला है। मान लो ये M लगा हुआ है, इसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग मान लो X कंप्रेस्ड है ऑलरेडी। तो अब क्या क्या होगा, देखो अगर स्प्रिंग X कंप्रेस्ड है तो इस पर स्प्रिंग का फोर्स KX इधर लगेगा। ध्यान दीजिए, बहुत सावधानी की बात है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग फोर्स X नीचे की तरफ लगेगा। तो अब आपका जो प्रेशर आएगा ना वो क्या आएगा, वो प्रेशर आएगा P नॉट प्लस mg अपॉन a प्लस kx अपॉन a, ये आपका प्रेशर आएगा, प्लस kx अपॉन ये प्रेशर है, राइट। अच्छा, ये कब हुआ, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अच्छा, इफ स्प्रिंग इज नॉट कंप्रेस्ड बट इट इज एक्सपेंडेड, अगर एक्सपेंडेड है स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो क्या होगा, एक्सटेंडेड स्प्रिंग है तो पता है क्या होगा, ये जो kx है ये ऊपर की तरफ लगेगा। एक्सटेंडेड स्प्रिंग अगर है तो आपका जो P आएगा वो आएगा P नॉट प्लस mg अपॉन a माइनस kx अपॉन a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है। और बड़ा ही कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। देखिए बात ये है, अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो भैया ऐड होगा प्रेशर, ऊपर की तरफ लग रहा है ऐड होगा। अब अगर मान लो जो है ना ये तो हो ही गया, अगर ये पिस्टन ऐसे होता तो, ऐसे होता तो, यहां पर स्प्रिंग लगी होती तो ये होती स्प्रिंग, तो फिर mg आपका नहीं आता, फिर आपका kx आता। अब kx भी आपके दो तरह से आएगा। देखो अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होती तो kx इधर लगता, इधर लगता तो प्रेशर बढ़ जाता, इधर लगता तो प्रेशर बढ़ जाता। बात को समझिए, रटना नहीं है, रटने में तो भूल जाते हैं भैया। ये आपका हो गया। अगर मान लो ये एक्सपेंडेड होती स्प्रिंग तो इसका मतलब एक्सपेंडेड है तो भैया ऐसे फोर्स लगेगा, फिर अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। स्प्रिंग ने इधर खींचा तो अंदर प्रेशर कम हो गया, स्प्रिंग ने इसको दबाया तो अंदर प्रेशर बढ़ गया। आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर कब ऐड होगा कब बढ़ेगा, है ना। पी नॉट तो है ही हमेशा, और हर हालत में आपका जो वर्क डन है ना उसका फॉर्मूला हमेशा एक ही लगेगा, दैट इज पी डीवी, और दैट विल बी पी डीवी को कहेंगे ए डी एक्स। अब आप x1 से x2 तक की लिमिट लगा सकते हो। ये आपका हर हालत में जो है ना ये प्रेशर का फॉर्मूला आना ही आना है वर्क डन का। यानी कि आप देखो कितने तरह के सवाल आपके पास में आ सकते हैं, और अगर आपने हर चीज फॉर्मूले से हैंडल करने की कोशिश की तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। स्प्रिंग लगा दिया, कुछ और लगा दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो आपको हर जगह अपना कंसेप्ट लगाइए, है ना। वर्क का फार्मूला आपको याद रखना है जो कि है ना, इसको V1 से V2 कर सकते हो आप।
अब देखिए, अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात मैं कर रहा हूं। मान लीजिए यहां ग्राउंड है, एक बार आप ग्राउंड देख लीजिए, प्लीज लुक एट द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड पर प्रेशर पी नॉट है और फिर हम वाई हाइट पर जा रहे हैं, ग्राउंड से ऊपर वाई हाइट पर जा रहे हैं, तो अब आप बताइए ग्राउंड से ऊपर जब वाई हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? प्रेशर निश्चित रूप से घटेगा। घट करके कितना हो जाएगा ये प्रेशर? प्रेशर हो जाएगा P बराबर पी नॉट माइनस रो जी वाई, इतना प्रेशर हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो जरा इसको डिफरेंशिएट करना, dp अपॉन dy, dp अपॉन dy डिफरेंशिएट करेंगे तो P नॉट का डिफरेंशियल 0 आएगा माइनस रो इंटू जी आएगा, करेक्ट? हाँ जी, ये dp अपॉन dy आएगा। तो मैं लिख रहा हूं dp इक्वल टू माइनस रो जी इंटू डी वाई, हाँ रो जी इंटू डी वाई, डीपी अपॉन, करेक्ट? अच्छा जी, अब आप देखिए ये जो रो है ना, इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं। रो को देखना, आप क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम इंटू जी इंटू डी वाई। आप चेक करो, अब मैं वॉल्यूम को पता है क्या लिखूंगा? वॉल्यूम को मैं लिखूंगा पीवी इक्वल टू आर टी। अगर ये कैपिटल एम एक मोलर मास है, कैपिटल एम इज मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास है तो 1 मोल का मास है, तो अब मैं वॉल्यूम भी 1 मोल का ही लूंगा, है ना? तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या आएगा? पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो एन की जगह 1 रखिए, तो आर टी अपॉन पी। आप देखना डीपी इक्वल टू माइनस कैपिटल एम, और वी की जगह आर टी अपॉन पी लिखेंगे तो पी ऊपर जाएगा, है ना? आर टी नीचे आएगा और ये जी आएगा और ये डी वाई आएगा। अब आप चेक करो, ठीक है? चलिए अब मैं इसको जो है ना दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर, सबसे ऊपर देखना आप, dp अपॉन p इट इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एम जी अपॉन आर टी इंटू डी वाई। चेक करो, अब आप इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड को, इसको इंटीग्रेट करिए पी नॉट से लेकर पी तक, इसको इंटीग्रेट करिए 0 से लेकर y तक। जरा देख लो, तो मैं इसको कर रहा हूं इंटीग्रेशन लॉग ऑफ p अपॉन पी नॉट इक्वल टू माइनस एम जी वाई अपॉन आर टी। तो p अपॉन पी नॉट, p अपॉन पी नॉट इट इज e रेज टू पावर माइनस एम जी वाई अपॉन आर टी। आप लिखेंगे p इक्वल टू पी नॉट e रेज टू पावर माइनस एम जी वाई अपॉन आर टी, ये लिखेंगे। ये आपका प्रेशर का फार्मूला आया वाई हाइट के लिए, वाई हाइट के लिए। आपको मैं यहाँ एक बहुत छोटा सा ग्राफ बना के बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रेशर का आप ग्राफ ड्रॉ करें वाई के हिसाब से, तो ध्यान देना क्या, मैं प्रेशर और वाई में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्रेशर एक्सिस है ना? ये ग्राउंड है, इधर चलते हैं तो ये प्लस वाई है, इधर चलते हैं तो माइनस वाई है, यानी कि डेप्थ है, डेप्थ। आप ध्यान दो, अब मैं अगर p इक्वल यहाँ पे y इक्वल टू 0 लिखूं, इफ आई पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जब पुट करूंगा, दिस इज 0 है ना, तो आपका p बराबर p नॉट आएगा, p बराबर p नॉट आएगा, करेक्ट? यहाँ पर p बराबर p नॉट आ गया। अब यहाँ से जो है ना, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, e रेज टू पावर माइनस समथिंग एंड वाई। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करें, डिक्रीज करें, डिक्रीज करें, डिक्रीज करें, इनफाइनाइट पर जाकर के 0 हो जाएगा प्रेशर, यानी देयर विल बी बिग हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस जब ये प्रेशर 0 होगा। और इसके बाद में क्या करेंगे हम कि अब हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखो क्या होने वाला है। अंदर जाएंगे तो दो घटनाएं होंगी, दो घटनाएं होंगी, पता है क्या? एयर तो आपकी बढ़ेगी अंदर जाएंगे तो, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा एयर का, लेकिन जी आपका कम होता जाएगा।
तो एक्चुअल में देखा ये गया है एक्सपेरिमेंटली कि जब हम इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो जो है ना, बिकॉज ऑफ बोथ इफेक्ट्स, एक इफेक्ट तो आपका वाई के कारण आता है कि आपका वो बढ़ जाता है डेप्थ, क्योंकि यहाँ से जैसे आपके ग्राउंड तक तो इतना था, अब आप ग्राउंड के अंदर खड्डा खोद करके जा रहे हो अंदर, तो ग्राउंड के अंदर जब जा रहे हो आप, तो सोचो ऊपर की एयर तो और होगी ना, ऐड हो जाएगी ना, एयर ऐड हो जाएगी, लेकिन जी कम होता चला जाएगा। कुल मिलाकर के क्या रिजल्ट आने वाला है, आपको बताऊं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा लगता है कि दिस प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बट एग्जैक्टली नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग लाइक स्ट्रेट लाइन, है ना। ये दोनों का इफेक्ट ऐसा होता है कि जी कम हो रहा है, जी कम हो रहा है, नीचे जाएंगे जी कम होगा, लेकिन जो एयर प्रेशर है एयर का अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए दोनों का नेट मिलाकर के इफेक्ट स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन देखा गया, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, है ना, लेकिन ये बहुत कम ही मतलब कि चेंज होता है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कह सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो है ना प्रेशर, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात थी। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इसकी बातें करेंगे। तो इसकी बातें हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में ही अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की भी बहुत सारी बातें कर लेंगे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें इसी के साथ में मिक्स करके पढ़ानी है, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह जो है ना, ये मैं अगले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही पूरा करूँगा, राइट। ओके, मतलब अब आपका एक लेक्चर तो थर्मोडायनेमिक्स का आएगा और उसके बाद में काइनेटिक्स का भी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का लेक्चर आएगा, और इस तरह से फिर अपन हीट ट्रांसफर चालू करेंगे, राइट।